वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी सेंटर। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ये सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल साइंस स्टडी सेंटर पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, ये सभी जो प्रश्न आज हम लोग कवर करेंगे, ये सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं और मैं केमिस्ट्री का जितने भी ऑब्जेक्टिव बन रहे थे सभी प्रश्नों को इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है मेरा, Zn प्लस CuSO4 गिव्स ZnSO4 प्लस Cu ऊपर दी गई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर Zn क्या कर रहा है, कॉपर को विस्थापित करके क्या बना रहा है, तो ZnSO4 बना रहा है। इसलिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा कि जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है। जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा चमकीला उजला, यानी ऑप्शन सी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। मैग्नीशियम फीता को जलाने पर चमकीला और उजला लौ प्राप्त होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा कि निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, CaOH का हॉल्ट वाइज, है ना। CaOH का हॉल्ट वाइज, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो श्वसन जो है वो किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी श्वसन जो है उपचयन अभिक्रिया है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मेरा अगला प्रश्न कहता है कि साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट का बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, लोहे पर जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं? लोहे पर जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो जल्दी जल्दी देखिए प्रश्न, लोहे पर जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, लोहे पर जंग लगने की क्रिया संक्षारण कहलाता है, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न है मेरा कि आलू चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी रहती है? आलू चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी रहती है? तो आपको मालूम ही होगा और बहुत ही फेमस सवाल है कि आलू चिप्स, या है ना, जितने भी चिप्स की थैली से जो आती हैं उसमें आपका नाइट्रोजन गैस भरा होता है। नाइट्रोजन गैस भरा होता है। क्यों भरा होता है ये भी जान लें। नाइट्रोजन गैस इसलिए भरा होता है ताकि वो ख़राब ना हो, है ना। इसीलिए क्या कर दिया जाता है, आलू चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस को भर दिया जाता है। आप देखते होंगे जब चिप्स की थैली से वो गैस बाहर निकल जाती है तो कुछ समय बाद वो ख़राब हो जाती है ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी ख़राब होने से बचाने के लिए नाइट्रोजन गैस आलू चिप्स की थैली में भरा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि शरीर में भोजन का पचना
शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो शरीर में भोजन का पचना वो उपचयन अभिक्रिया है, यानी ऑप्शन बी, ऑप्शन ऑप्शन शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, उपचयन अभिक्रिया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा कहता है कि उदासीन विलयन का पीएच मान होता है, और उदासीन विलयन का पीएच मान जो होता है आप सभी को मालूम होगा, बहुत ही आसान सा प्रश्न है कि उदासीन विलयन का जो पीएच मान होता है 7 होता है, यानी ऑप्शन बी। और अम्लीय विलयन का जो पीएच मान होता है वह 7 से कम होता है, और क्षारीय विलयन का जो पीएच मान होता है वह 7 से अधिक होता है। याद रखिएगा, यहाँ से भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बनते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि सिल्वर क्लोराइड, है ना, सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl का रंग क्या है? सिल्वर क्लोराइड का रंग पूछ रहा है, तो आपको मालूम होगा सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है वो होता है श्वेत। कैसा होता है भाई? श्वेत होता है, याद रखेंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि एक विलियन नीले लिटमस को लाल करता है, तो विलियन का पीएच निम्नलिखित में क्या होगा? एक विलियन नीले लिटमस को लाल करता है, तो विलियन का पीएच निम्नलिखित में क्या होगा? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है मेरा? अगला प्रश्न है कि एक्वारेजिया, है ना, ये 12 नंबर प्रश्न है, P12 लिखा गया, वैसे क्या है 12 नंबर प्रश्न है ना, यहाँ पे मिस्टेक से टाइपिंग हो गया है। एक्वारेजिया मिश्रण में HCl एवं HNO3 का अनुपात होता है। एक्वारेजिया याद रखिएगा, HCl एवं HNO3 के मिश्रण को क्या कहते हैं भाई? एक्वारेजिया कहते हैं। तो इसका जो अनुपात होता है वो होता है 1:3, 1:3, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 1:3। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों के पास शेयर कर दें ताकि उनका भी हेल्प हो जाए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि नीला थोथा को आप जान ले तूतिया भी कहा जाता है, तो नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, या तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बहुत ही फेमस सवाल है और ये सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, अनगिनत, है ना। तो ये सभी प्रश्न याद करके ज़रूर जाइए ताकि आने वाले क्वेश्चन सब छूटे नहीं, है ना। इसलिए वीडियो को शेयर कर दे, लाइक कर दे, अभी तक लाइक नहीं है तो लाइक ज़रूर कर दे, है ना। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, इसलिए लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। हाँ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो नीला थोथा तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आपको मालूम होगा नीला थोथा, है ना, तूतिया का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CuSO4 × 5H2O, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कहता है कि बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या है? बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या है? तो बेकिंग पाउडर का जो अणुसूत्र होता है वो होता है ऑप्शन सी, यानी NaHCO3, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो सूत्र सब है ये सभी आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछते हैं, इसीलिए सभी के सूत्र आप ज़रूर याद करके जाइएगा, है ना। अगला प्रश्न क्या कहता है मेरा कि पोटाश एलम को हम लोग फिटकरी भी कहते हैं, तो पोटाश एलम का सही रासायनिक सूत्र होता है, तो याद रख ले, पोटाश एलम का जो सही रासायनिक सूत्र होता है वो होता है K2SO4, K2SO4 × Al2SO4 का होल थ्राइस × 24H2O, यानी 24H2O, यानी इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। अब तक ये सभी प्रश्न नहीं देखे हैं तो याद कर ले, है ना, ताकि आने वाले बोर्ड एग्जाम में ये सभी प्रश्न आपसे छूटे नहीं, है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा क्या कहता है? अगला प्रश्न है 16 नंबर प्रश्न कि अम्ल वर्षा कहलाने के लिए, है ना, आवश्यक है कि वर्षा के जल का पीएच मान होना चाहिए। अम्ल वर्षा कब कहलाएगा? जब वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाएगा। कितना से भाई? तो 5.6 से, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, याद रखिएगा। और हाँ, अब तक, है ना, मेरे चैनल पर फिजिक्स के
है ना, हर एक मॉडल पेपर, हर एक 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम के लिहाज से जितने महत्वपूर्ण प्रश्न है ऑब्जेक्टिव टाइप, सभी प्रश्नों के उत्तर और सभी प्रश्न के वीडियो अपलोड है। आप चैनल के प्लेलिस्ट में से वहां से जा करके क्या कर सकते हैं, वॉच कर सकते हैं। तो फिजिक्स का भी मैंने पिछली वीडियो में कवर किया था और इस वीडियो में केमिस्ट्री को कवर कर रहा हूँ। तो अब तक फिजिक्स के वीडियो को नहीं देखे हैं तो चैनल में जा करके, चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ से वॉच कर सकते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है मेरा, अगला प्रश्न है कि खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या है। खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है। खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या है? आसान भी है और बहुत फेमस सवाल भी है और मोस्ट VVI इसमें रख ले, है ना, ये MVVI के अंतर्गत इसको रख ले। खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा, खड़िया का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है C, यानी CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट को ही हम लोग क्या कहते हैं, खड़िया कहते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है मेरा, अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है, बहुत ही आसान प्रश्न है और ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे भी गए हैं। तो ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र होता है, अब तक याद नहीं किए हैं तो आज याद कर ले, इसके बाद आप कभी नहीं भूलेंगे, है ना। ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है C6H12O6, C6H12O6, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा और बहुत फेमस सवाल है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है मेरा, अगला प्रश्न है कि अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड, अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं, अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं। तो अधिकतर जो धातुओं के ऑक्साइड होते हैं वो होते हैं, भाई कहाँ चला गया, हाँ, अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय होते हैं, यानी ऑप्शन बी आपका, सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाँ, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि सबसे कठोर तत्व है, सबसे कठोर तत्व कौन है? बहुत ही बार पूछा गया प्रश्न है, सबसे कठोर तत्व, सबसे कठोर का तत्व भाई कह ले तो हीरा, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। तेजी के साथ अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा कहता है कि निम्नलिखित में कौन उपधातु है? निम्नलिखित में कौन उपधातु है? भाई फेरस, कॉपर, निकेल, है ना, Sb। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, Sb जो है वो क्या है भाई, तो वो उपधातु है ना। इसका जो सही जवाब हो जाएगा Sb। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है, याद कर ले, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है, शुद्ध सोना को 24 कैरेट, कितना भाई, 24 कैरेट, 22 कैरेट मत मानना, ये गलत हो जाएगा। कितने कैरेट? 24 कैरेट शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है 24 कैरेट के द्वारा, यानी 22 का जो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरा, अगला प्रश्न क्या कहता है, सभी VVI ऑब्जेक्टिव है, याद कर ले, सभी VVI ऑब्जेक्टिव है। हाँ, कौन सी धातु, कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है? कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है? तो भाई याद कर ले, कौन से अधातु का बात कर रहा है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रोमीन, ऑप्शन ए। याद रखिएगा, ब्रोमीन जो है अधातु है और यह कमरे के ताप पर किस अवस्था में रहती है, तो द्रव अवस्था में रहती है। बहुत ही फेमस सवाल है, बहुत ही फेमस सवाल, है ना। अगला प्रश्न कहता है मेरा, अगला प्रश्न है कि विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? बहुत ही फेमस सवाल है, यह भी काफी MVVI के अंतर्गत इसको भी रख ले, MVVI, MVVI, है ना, मोस्ट VVI प्रश्न है कि विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? तो याद कर ले, विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है वो टंगस्टन धातु का बना होता है, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन बी, याद कर ले, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? किसमें विद्युत का प्रवाह होता है? सुचालक कहने का मतलब विद्युत का प्रवाह, तो सल्फर, प्लास्टिक, आयोडीन, ग्रेफाइट, है ना। यह भी काफी बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक, सुचालक कहने का मतलब विद्युत का प्रवाह, है ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्रेफाइट, है ना भाई, क्या ग्रेफाइट, ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मेरा कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम, भाई एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम मालूम है आप लोग को? एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम याद कर ले, बहुत ही फेमस सवाल। एसिटिक अम्ल का जो IUPAC नाम होता है वो होता है एथोनोइक अम्ल। क्या होता है भाई? एथोनोइक अम्ल, ऑप्शन सी। हाँ, इसका सूत्र भी याद कर ले, एसिटिक अम्ल का जो सूत्र होता है वो होता है CH3COOH, और ये किस में पाया जाता है भाई, तो सिरका में, याद रखे, ये भी याद रखे, एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है?
सिरका में। किस में पाया जाता है भाई? सिरका में, है ना। एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? सिरका में। और एसिटिक अम्ल का यूपीसी नाम क्या होता है? एथोनिक अम्ल, है ना। ये सभी प्रश्न बनते हैं यहाँ से। अगला प्रश्न क्या आता है मेरा कि सरलतम हाइड्रोकार्बन, सरलतम हाइड्रोकार्बन की बात कर रहा है तो सरलतम जो हाइड्रोकार्बन है वो कौन है भाई? तो मीथेन है। कौन है भाई? मीथेन। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मीथेन जो है सरलतम हाइड्रोकार्बन है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि नाइट्रोजन अणु में किसमें नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? नाइट्रोजन अणु में भाई, नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन यानी कितने सहसंयोजक बंधन बना सकते हैं? तो याद रखिएगा नाइट्रोजन अणु 3 सहसंयोजक बंधन बना सकते हैं। कैसे भाई? क्योंकि नाइट्रोजन के महत्तम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और यह अस्थायी होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन? 3। तो जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उतने सहसंयोजक बंधन बनाएंगे। तो 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए अस्थायी होने के लिए, क्योंकि कोई भी चाहता है अपने महत्तम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करके वो क्या अक्रिय गैस की तरह वो क्या हो जाए? अस्थायी हो जाए, है ना। इसीलिए क्या करता है ये किसी से 3 इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। इसीलिए क्या करता है ये सहसंयोजक बंधन कितने बनाते हैं? तो 3 बनाते हैं। याद रखिएगा महत्तम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन और इसको 8 इलेक्ट्रॉन अष्टक पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, है ना। इसीलिए क्या इस कौन कितने बंधन बनाते हैं? तो ये, है ना, कितने बंधन? तो 3 बंधन बनाते हैं। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कहता है मेरा कि CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? तो CnH2n+2 जो होता है वो एल्केन का होता है। किसका? एल्केन का। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हाँ, बहुत ही फेमस सवाल। अगला प्रश्न कहता है मेरा कि बेंजीन का अणुसूत्र है कितना आसान सवाल। बेंजीन का अणुसूत्र, बेंजीन का अणुसूत्र याद है आप लोग को? सबको याद है C6H6। बेंजीन का अणुसूत्र C6H6 यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भाई क्या आसान सवाल पूछ दिया भाई। हाँ, अगला क्वेश्चन है एथेनॉल का क्रियाशील मूलक है। एथेनॉल, एथेनॉल किसका भाई? एथेनॉल क्रियाशील मूलक, क्रियाशील मूलक एथेनॉल। ऑल लग रहा है, ऑल मतलब अल्कोहल। ऑल 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 याद रखे, जिसमें ऑल लगे वो क्या होता है? OH। क्या होता है? सिंगल बॉन्ड OH। तो इसका क्रियाशील मूलक क्या हो जाएगा? OH। एथेनॉल क्या लगेगा? OH लगेगा, सिंगल बॉन्ड OH। तो इसका क्रियाशील मूलक क्या हो जाएगा? OH हो जाएगा। याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हाँ, अगला प्रश्न कहता है मेरा, अगला प्रश्न है कि जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात है। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात क्या है? तो जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का जो अनुपात है वो कितना है भाई? तो 2:1। कितना? 2:1। अगला प्रश्न है 33 नंबर, निम्नलिखित में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है? इसमें से कौन सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? तो भाई कौन है भाई? तो ऑप्शन ए फ्लोरीन, F। हाँ, अगला प्रश्न है विद्युत ऋणात्मक तत्व सबसे अधिक F। अगला प्रश्न है मेरा, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य है। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य क्या कहलाते हैं? अम्लीय धातु, क्षारीय धातु, अक्रिय गैस, मिश्र धातु। तो प्रथम वर्ग के सदस्य क्या कहलाते हैं भाई? प्रथम वर्ग के जो सदस्य हैं वो क्या कहलाते हैं? क्षारीय धातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्षारीय धातु, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है मेरा, अगला प्रश्न देख लेते हैं 35 नंबर प्रश्न। आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है। आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है। जल्दी बताइए, आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है। अरे किसको कह रहा है बताने के लिए? आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व भाई, आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन होगा भाई? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हीलियम। शून्य समूह कहने का मतलब अक्रिय। हीलियम को किसके अंतर्गत रखा गया है? शून्य समूह में, है ना। यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, हीलियम। अगला प्रश्न है मेरा, अगला प्रश्न है सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन क्या है? धातु है, अधातु है, उपधातु है, इनमें से कोई नहीं भाई। इसमें कुछ तो खास है इसलिए तो पूछा है। सिलिकॉन क्या है? जल्दी से बताइए, ऑप्शन के साथ आप आंसर मार सकते हैं। ऑप्शन देख के आंसर मार सकते हैं, एकदम करेक्ट। धातु, अधातु, कुछ तो खास है ना। सिलिकॉन क्या है भाई? तो सिलिकॉन उपधातु है। क्या है? उपधातु। ऑप्शन सी याद रखिएगा। क्या है? ऑप्शन सी, सिलिकॉन क्या है? उपधातु है। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है मेरा, आवर्त सारणी के उदग्र, उदग्र स्तंभ कहलाते हैं। उदग्र मतलब खड़ा, खड़ा स्तंभ क्या कहलाता है? तो क्या कहलाएगा भाई? उदग्र स्तंभ को क्या कहते हैं भाई? वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग। यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन बी, बहुत ही आसान सा प्रश्न। 37 का क्या हो जाएगा? सॉरी, उदग्र स्तंभ को आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्त। ऑप्शन ए, है ना। अगला प्रश्न है मेरा,
कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का जो आधार है वो क्या है भाई? परमाणु संख्या है। क्या है? परमाणु संख्या, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी की बात की जा रही है। वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है? तो परमाणु संख्या के आधार पर, है ना। अगला प्रश्न है मेरा 39 नंबर प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर, बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु साइज कहने का मतलब आकार बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, बाईं से दाईं ओर जाने पर बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है मेरा, कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने उधर स्तंभ है? तो याद कर लेंगे 18। कितने हैं? 18। कितने भाई? 18। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के एमवीबीआई ऑब्जेक्टिव। ये सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, है ना। चुन चुन करके मैं लाया हूँ, हर एक चैप्टर से प्रश्न है। इसलिए वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों के पास शेयर कर दे, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन, क्योंकि मैं अभी सब्जेक्टिव का सीरीज चलाने वाला हूँ, जितनी सब्जेक्टिव साइंस का है सभी का वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। इसलिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि वीडियो आने वाली जो है उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।